हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी पर। बेसिकली अभी जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आने वाला है ये उसके प्रीलिम और मेंस, प्री प्लस मेंस ये रहेगी वीडियो। अगर महात्मा गांधी जी से इस बार क्वेश्चंस आते हैं तो ये समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 2-3 जितने भी आते हैं, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अब आप सभी को ये मालूम है कि टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, कब वो साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं रहेगा। ठीक है कि उनका जन्म कब हुआ। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, इस पर भी आपको जानकारी चाहिए, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर ये वीडियो, ये समझिए कि 1000 से क्रॉस हो गई, इसमें व्यूज़ इतने क्रॉस हो गए हैं, तो उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी आ जाएगा। वो देखेंगे कि आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो, नहीं लगती है वो आप पर डिपेंड है। और लाइक या कमेंट उसमें ज़रूर कर देना है कि आपको कौन सी चीज़ इसमें चाहिए होंगी, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी ये रहेगा आपका पार्ट 1। बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें। अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में देखें तो महात्मा गांधी जी एक नियो वेदांतिक थिंकर थे। अब आपको ये टर्म पहले समझनी पड़ेगी कि नियो वेदांतिक का मतलब क्या होता है। कई बार सिंपली एग्जाम में ये भी आ जाएगा कि नियो वेदांतिक थिंकर इनमें से कौन है, क्योंकि नायब तहसीलदार में आपको ये नहीं है कि इजी क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया चलो महात्मा गांधी शिमला कब आए, और आप लिख के आगे 1921 उन्होंने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। इजी तरीके से आप समझिए इसको इस तरीके से, नियो वेदांतिक या हिंदी में कहते हैं नव्य वेदांती। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो आप इस वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझिएगा ज़रूर। नियो वेदांतिक या नव्य वेदांती हिंदी में कहेंगे। अब नियो वेदांती, वेदांत क्या हुआ, मतलब से जो वेदों के अंत में लिखा गया है उसे कहते हैं वेदांत। वेदों के अंत में जो कहा गया है, वेदों के अंत में, वो हो गया आपका वेदांतिक, उसे कहते हैं वेदांतिक फिलॉसफी। अगर बात की जाए इंडियन वैदिक लिटरेचर की या वैदिक पीरियड की, तो हमारे पास मेजर 6 फिलॉसफीज हैं, 6 फिलॉसफी। अब वो भी आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी है वो। एक है न्याय, फर्स्ट वन न्याय, सेकंड वन वैशाशिका, वैशाशिका, तीसरा है योग, चौथा है सांख्य, पांचवा है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा, और सातवां है आपका वेदांत। 7th वन इज वेदांत। अब ये वेदांत जो है ये आया कहां से। जैसे मैंने कहा कि वेदों के अंत में जो लिखा गया है, वेदांतों में लिखा गया है द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इज ब्रह्म। क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिए। वेदांतों में यह कहा गया है कि इस दुनिया का फंडामेंटल एलिमेंट ब्रह्म है। फंडामेंटल एलिमेंट ब्रह्म, हिंदी में कहेंगे ब्रह्म। यानी कि जो चीज भी इस दुनिया में है वो क्या है, वो ब्रह्म है। आप अपने फोन में देख रहे हैं वो क्या है, ब्रह्म। पेन से लिख रहे हैं वो क्या है, वो ब्रह्म। इस दुनिया में जो भी एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट, वो क्या है, वो ब्रह्म है। ये किस में कहा गया है, वेदांत में। ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। जो मैं ये लाइन कह रहा हूं इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कईयों को बोरिंग भी लगे कि अरे ये तो कुछ अलग ही चला हुआ है। ये कुछ अलग नहीं चला हुआ है। आप वेदांत जो है वो आप कब से पढ़ रहे हैं और कितनों को समझ आया। तो पहली बात तो ये है कि जो वेदों के अंत में लिखा गया है उसे ही कहा गया है वेदांत। वेदांत के अकॉर्डिंग द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इज ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म ही सत्य है। इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है।
इसके सबसे बड़े जो प्रचारक हुए, जो विचारक हुए, जो थिंकर हुए, वो हुए शंकराचार्य। शंकराचार्य, अपने नोट्स में आप लिखते जाइए। ब्रह्म ही सत्य है। और इन्होंने एक फिलॉसफी दी, शंकराचार्य जी ने एक फिलॉसफी दी, आपने कई बार सुना होगा, फिलॉसफी ऑफ अद्वैत। अद्वैत की फिलॉसफी दी किसने? शंकराचार्य ने। अब आपने भी ये टर्म कई बार सुनी हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब है दो नहीं है। दो नहीं है, उसका मतलब हुआ अद्वैत। अब ये टर्म भी आपको थोड़ी सी खल रही है कि दो नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने संख्या का प्रयोग नहीं किया। दो नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि एक है। इसका मतलब हम अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम बात कहें, दो नहीं है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक है। लेकिन शंकराचार्य ने इस एक संख्या का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कहा अद्वैत, यानी कि दो नहीं है। क्या कहा उन्होंने? अद्वैत, यानी कि कोई भी चीज दो नहीं है। उन्होंने संख्या का प्रयोग नहीं किया। संख्या का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर एक है तो दो भी है, तीन भी है, चार भी है, और इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी है। इसलिए शंकराचार्य जी ने अद्वैत का प्रयोग किया और उन्होंने फिलॉसफी दी अद्वैतवाद की। शंकराचार्य जी ने, कई बार आपने ये पढ़ा होगा, कोई भी चीज दो नहीं है। जैसा कि यहां का ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है। क्या कहा? अब देखिए यहां से टर्म समझिए आप, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। इस टर्म को ध्यान से समझिएगा, कईयों को समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फिलॉसफी में जाते हैं। हम नियो वेदांत के पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो मीनिंग क्या होता है, आज आपको क्लियर हो जाएगा। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन जो जगत है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। अब दिक्कत ये हुई कि शंकराचार्य जी ने ये बात कब कही? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। दिक्कत क्या हुई? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप किसी दूसरे को पढ़ाएंगे तो एज इट इज नहीं पढ़ाएंगे आप, कुछ ना कुछ जो ज्ञान है वो डिस्टॉर्ट होता जाएगा। डिस्टॉर्शन उस ज्ञान में आती रहेगी। और जैसे जैसे ये ज्ञान आगे तक पहुंचा, शंकराचार्य के शिष्य, उन शिष्यों ने फिर आगे बताया, उन्होंने फिर आगे बताया, तो उन्होंने इसका मतलब कुछ और निकाल दिया। और कैसे निकाल दिया? अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, यानी कि जगत जो है, बाद की बात कर रहा हूं मैं, जो उनके स्टूडेंट ने इसका मतलब निकाला, ये तो उन्होंने ठीक मतलब निकाला, उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने ये मतलब निकाला। लेकिन अब उनके स्टूडेंट ने आगे कुछ और बता दिया। कहा तो उन्होंने भी यही, लेकिन उन्होंने यहां पर ऐड क्या किया? उन्होंने ऐड किया अब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब दिक्कत ये आ गई, उनके स्टूडेंट ने ये तो चलो मान लिया, अब उनके स्टूडेंट ने ये कहना शुरू कर दिया कि जगत मिथ्या है। अगर जगत मिथ्या है, ये अगर जगत जो है वो इल्यूजन है, तो इसका मतलब है जो इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी इल्यूजन है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी इल्यूजन है। और उनका सोल्यूशन करना वो जरूरी नहीं है। कोई मर रहा है, जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इल्यूजन है, क्योंकि ये जगत मिथ्या है। यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो भी इल्यूजन है। कहीं पर सती प्रथा चली हुई है या कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे समाज के लिए सही नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये तो इल्यूजन है, ये मिथ्या है, इसको चले रहने दो। उन्होंने इसके सुधार की बात नहीं की। लेकिन अब देखिए महात्मा गांधी जैसे थिंकर जो आगे हुए, जिसमें आपके स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ब्रह्म ये सत्य है और जगत जो है
वो भी सत्य है। ब्रह्म सत्य है, ठीक है, उन्होंने कह दिया जगत भी सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सत्य हैं और उनका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर इसका सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अब मिथ्या नहीं है ना ये, अब ये सत्य हो गया है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी सत्य है और दे शुड बी रिजॉल्व। उनका सोल्यूशन हो जाना चाहिए, उनका सोल्यूशन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ऐसे थिंकर हुए, इन्हीं को कहा जाता है नियो वेदांतिक थिंकर। होप सो आप सभी को ये पता लग गया होगा कि नियो वेदांतिक थिंकर का मतलब क्या हुआ। स्टार्टिंग में शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, लेकिन उनका तात्पर्य उस वक्त वो नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान प्राप्ति के बाद बात कही। ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको जगत जो है वो मिथ्या लगेगी, लेकिन बाद में ये ज्ञान डिस्टॉर्ट होता गया। उनके स्टूडेंट ने आगे जाकर के कुछ और कह दिया। उन्होंने कहा कि जगत जो है मिथ्या है और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो भी मिथ्या हैं और उनका सोल्यूशन ज़रूरी नहीं है। बाद के जो थिंकर्स हुए, अब सामाजिक जो समस्याएं थी वो बढ़ने लग गई, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी या स्वामी विवेकानंद जी जैसे विचारक हुए, उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सत्य हैं, तो हमें उनका सोल्यूशन भी लाना चाहिए। वही हुए आपके नियो वेदांतिक थिंकर, और उसमें आपके महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी शामिल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम वेरियस आइडियोलॉजीज। महात्मा गांधी जी पर बहुत सी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। अब इसमें जो प्रमुख विचारधाराएं थी, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो पहला क्या होगा? पहला होगा आपका इंडियन, यानी कि भारतीय। दूसरा वेस्टर्न। जो पश्चिमी विचारधारा थी और भारतीय विचारधारा थी, उनका महात्मा गांधी जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन की बात की जाए तो उन्होंने इंडियन लिटरेचर जो भी है या वैदिक लिटरेचर की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उपनिषदास से उन्होंने एक वाक्य लिया, ये ईशा वास्यमिदम सर्वम। ईशा वास्यमिदम सर्वम, अगर यही आपको मेंस में याद रहता है, आप यही टर्म लिख दीजिए। महात्मा गांधी जी पर आता है कुछ क्वेश्चन, लिख दीजिए ईशा वास्यमिदम सर्वम, हमारे उपनिषदों में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर का वास इस संसार में सब चीजों में विद्यमान है, या इस संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर विद्यमान है। इसका मतलब हुआ ईशा वास्यमिदम सर्वम। और हमें हर एक चीज का आदर करना चाहिए, चाहे वो इस दुनिया में कुछ भी हो। ये महात्मा गांधी जी का मानना था, क्योंकि नाइट तहसीलदार में आपको स्टेटमेंट वाइज या डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम आएंगे। अगर आपने प्रीवियस देखे होंगे, अगर हम प्रीवियस लेकर के चलें तो 2018 का जो एग्जाम हुआ तो वहां पर आपको डायरेक्ट नहीं था, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आपको लग रहा था कि हमने कहीं पढ़े ही नहीं है। पहला ये उपनिषद से उन्होंने ये लिया, भगवत गीता से महात्मा गांधी जी ने स्वधर्म की प्रेरणा ली, स्वधर्म की धारणा ली। और ये ऐसा नहीं है उन्होंने भारत में पढ़ी, भगवत गीता उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ी, याद रखिएगा। यह नहीं कि उन्होंने यहां पर पढ़ी थी, ये उन्होंने कहां पर? इंग्लैंड में पढ़ी थी, जब वो इंग्लैंड गए थे। इसके साथ साथ में यहां पर मैं लिख देता हूं, वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज थी उसमें से ईसा मसीह का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। फॉर एग्जाम्पल कंपैशन या कहें हम करुणा की जो भावना है वो कहाँ से आई? ईसा मसीह से उन्होंने आई, बाइबल से उन्होंने बाइबल भी पढ़ी, और बाइबल से कंपैशन, करुणा, गरीबों के प्रति करुणा कहाँ से आई? वो इस बाइबल से आई, जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा। इसके साथ में ही जॉन रस्किन की बुक, उसका नाम क्या था? अनटू दिस लास्ट।
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपको भी अपने जो नोट्स हैं वो डायरेक्ट ही बना दीजिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग का हो सकता है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। जॉन रस्किन की बुक थी अनटू दिस लास्ट। इस बुक से उन्होंने सर्वोदय, इसके बारे में पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है, सर्वोदय और हिंद स्वराज, साथ में ही सिंपल लिविंग। महात्मा गांधी जी कहा करते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, सिंपल लिविंग। हिंद स्वराज की धारणा, सर्वोदय और सिंपल लिविंग, वो कहाँ से आया, इस बुक से अनटू दिस लास्ट। लेकिन ये बुक उनको दी किसने, दिस बुक वॉज गिफ्टेड टू हिम बाय हेनरी पोलाक, बाय हेनरी पोलाक। बहुत अच्छे मित्र रहे इनके द्वारा गिफ्ट की गई थी महात्मा गांधी को। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये बुक उन्होंने पढ़ी कब थी, तो उन्होंने ये बुक अपनी ट्रेन जर्नी में पढ़ी थी, ट्रेन जर्नी में फ्रॉम जोहान्सबर्ग टू डरबन, जोहान्सबर्ग टू डरबन। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जोहान्सबर्ग टू डरबन। उस ट्रेन जर्नी में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये बुक पढ़ी, किसके द्वारा दी गई थी, हेनरी पोलाक के द्वारा दी गई थी। इसके साथ साथ में ही हिंद स्वराज और सर्वोदय की जो सिंपल लिविंग, सर्वोदय, ये सभी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, इस बुक से ही मिली, अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं भारतीय और दूसरी तरफ वेस्टर्न ही लिख रहा हूँ, जैसा कि हम पिछली स्लाइड में चले हुए थे। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने श्रवण और हरिश्चंद्र की स्टोरी उनको बहुत प्रभावित की। श्रवण एंड हरिश्चंद्र की स्टोरीज ग्रेट इम्पैक्ट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी लाइंस लिखनी है, कि एक एक शब्द जो कह रहा हूँ उसको लिखो। बुक्स में भी जो आप पढ़ते हैं एक एक शब्द आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, नोट्स का मतलब वही होता है। ये मेरे नोट्स से तो मुझे ही समझ आएंगे, आपके जो नोट्स है वो आपको समझ आने चाहिए, तभी वो नोट्स कहलाएंगे। अगर वो सभी को समझ आ रहे हैं, इसका मतलब आपने एक बुक छाप दी है, दूसरी बुक से आपने अपनी एक बुक बना दी है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। बिल्कुल शॉर्टकट में लिखो, वो एग्ज़ाम के लिए है, और ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो। अगर आपने रिसर्च वर्क करना है या कुछ और चीज़ें करनी है, तब आपको एक एक लाइन लिखने की ज़रूरत होती है। कंपटीशन है तो उसको कंपटीशन की तरह ही टैकल करना सीखो। श्रवण एंड हरिश्चंद्र, उनका ग्रेट इम्पैक्ट रहा इस पर, उनकी जो स्टोरीज उन्होंने बचपन में सुनी थी। गांधी जी के एक स्पिरिचुअल लीडर थे, सॉरी स्पिरिचुअल मेंटर थे, स्पिरिचुअल मेंटोर। आपने पॉलिटिकल गुरु तो सुना ही होगा, लेकिन उनके ये भी थे, उनका नाम था रैचंद भाई। जब महात्मा गांधी लंदन से इंडिया पहुंचे थे तब वो इनसे मिले थे, रैचंद भाई। तो इनके स्पिरिचुअल मेंटोर जो रहे वो रैचंद भाई रहे, साथ साथ में ही इनके जो पॉलिटिकल गुरु रहे वो आप सभी को पता ही है। पॉलिटिकल गुरु वो रहे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके साथ में ही महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी की लाइफ पर जैनिज्म और बुद्धिज्म का बहुत इम्पैक्ट रहा, जैनिज्म और बुद्धिज्म का। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि इनमें से महात्मा गांधी जी के जीवन पर किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप सभी को पता है कि इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी पर जैनिज्म और बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव पड़ा। फॉर एग्जाम्पल जो पंच महाव्रत थे, 5 वोज, पंच महाव्रत की धारणा उन्होंने इन्हीं से ली, जिसमें आपके आ जाते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इंग्लिश में कहें ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, ब्रह्मचर्य। इनको हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में।
जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ, आपको ये कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई वीडियो महात्मा गांधी जी पर डिटेल्ड में नहीं बताई गई है। इसलिए अगर हम वेस्टर्न की बात करें, दूसरी तरफ वेस्टर्न भी चला हुआ है हमारा, तो वेस्टर्न की बात करें तो दूसरे थे आपके रशियन राइटर, उनका नाम था टॉलस्टॉय। नाम तो आपने सुना ही होगा, टॉलस्टॉय का नाम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सुना होगा, आपने सुना होगा। तो टॉलस्टॉय से प्रेरित होकर के रशियन राइटर थे। 1904 में महात्मा गांधी जी ने फोनिक्स फार्म की स्थापना की। फोनिक्स फार्म 1904 में, कहां पर? डरबन में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर उन्होंने हाइजीन, सैनिटेशन, आपकी जो डाइट है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी जो डाइट है वो क्या होनी चाहिए, उनके बारे में यहाँ से महात्मा गांधी जी ने बताया। किस चीज़ के बारे में बताया? प्रीचिंग एंड राइटिंग अबाउट, ये लिख दीजिए, प्रीचिंग एंड राइटिंग अबाउट हाइजीन, सैनिटेशन, गुड डाइट एट्सेट्रा। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इसके साथ साथ में ही 1904 में ही महात्मा गांधी जी ने फोनिक्स फार्म से ही इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर शुरू कर दिया। इंडियन ओपिनियन। आगे क्वेश्चन, ठीक है जी। 1904 में इसी फोनिक्स फार्म से, ये आपने रिलेट कर लिया क्योंकि इससे पहले आपने रट्टा मार के रखा हुआ था। क्यों? इंडियन ओपिनियन किसका न्यूज़पेपर था? महात्मा गांधी जी का। स्टार्टिंग कैसे हुई? यहां से हुई, फोनिक्स फार्म से, यहीं से उन्होंने शुरुआत की। और 1910 में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हर्मन कालनवाक। ये एक जर्मन जूइश फैमिली में पैदा हुए। ये क्वेश्चन आया हुआ था नायब तहसीलदार में कि वो कौन सी फैमिली थी, तो वो जर्मन जूइश फैमिली थी। हर्मन कालनवाक 1896 में ये साउथ अफ्रीका आ जाते हैं और साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ये रहने लग जाते हैं। इन्हीं की फैमिली ने 4 किलोमीटर स्क्वायर फार्म गांधी जी के लिए डोनेट किया था। डोनेटेड 4 किलोमीटर स्क्वायर फार्म टू गांधी जी। और यहां पर सत्याग्रही रहा करते थे। सुना होगा आपने टॉलस्टॉय फार्म। तो टॉलस्टॉय फार्म जो था उसके लिए भूमि किसने दी थी? हर्मन कालनवाक की फैमिली, जो एक जर्मन जूइश फैमिली थी। यहीं पर आप लिख दीजिए टॉलस्टॉय फार्म, इसके लिए भूमि इन्होंने दी थी। और यहां पर कौन रहा करते थे? सत्याग्रही। हाउस द फैमिलीज ऑफ सत्याग्रही। टॉलस्टॉय की एक दूसरी बुक भी थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उससे भी ये प्रेरित थे। साथ साथ में ही लास्ट आप लिखेंगे यहीं पर हेनरी डेविड थॉरियो। ये बात हो रही है अभी कि महात्मा गांधी जी किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस थे, किन किन से उनको प्रेरणा मिली थी। तो हेनरी डेविड थोरियो अमेरिकन फिलोसोफर थे। इनसे महात्मा गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कंसेप्ट उनको इन्हीं से मिला था। और कुछ और बातें भी हम इस पर रिलेटेड ही करेंगे, जैसे सत्य, अहिंसा, या उनकी जो अलग अलग विषयों पर उनकी फिलॉसफी रही, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ हट करके। आई होप कि आपको ये वीडियोस में कुछ अलग देखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए। इस रिस्पॉन्स से हमें पता लग जाएगा कि हाँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को नया मिला। अगर नहीं मिला होगा
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर यही पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये भी लगता है कि बेसिक से होना चाहिए, तब भी वो आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।